सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। और तो आइए करते हैं शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो आ रही है रूस यूक्रेन से। रूस यूक्रेन की जंग के अंत को लेकर जो अनुमान था वो सच साबित हो रहा है। इस जंग का अंत होगा न्यूक्लियर विस्फोट के साथ। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस विस्फोट से पहले दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का सामना करेगी। ये कोई दावा नहीं है, ना ही कल्पना के आधार पर कोई अनुमान है, बल्कि ये शुरू हो चुकी हलचल का विश्लेषण है। हलचल ये है कि विश्व युद्ध के आधिकारिक ऐलान का वक्त तय हो चुका है और इसमें रूस एक ऐसे अलायंस के साथ जंग को आगे बढ़ाने जा रहा है जिसका सामना करना करीब करीब नामुमकिन है। देखिए पूरी जानकारी और दुनिया पर पड़ने वाला इसका असर विस्तार से। जंगी बिसात को विस्तार देने वाला रूस का मुख्य केंद्र क्रेमलिन के ठीक विपरीत जंग की दिशा इस जगह से तय हो रही है। वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर के पहले पायदान पर काबिज सैन्य रणनीति का यही मुख्य दफ्तर है। लेकिन इस वक्त पेंटागन में ही सबसे ज्यादा खलबली है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी व्हाइट हाउस से इसी दफ्तर से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हालात ये है कि सैन्य रणनीतिकारों के साथ मैराथन बैठक का दौर जारी है। इस बैठक का मकसद है भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध के असर का अनुमान और तैयारी का लेवल समझना। तो क्या आने वाले दिनों में विश्व युद्ध छिड़ना तय है? क्या अमेरिका को विश्व युद्ध के संकेत मिले हैं? और क्या अमेरिका विश्व युद्ध में महफूज रह पाएगा? दरअसल सवाल उठने लाजमी है और अमेरिका में हलचल मचना भी वक्त की मांग है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंटागन के दूसरे छोर पर रणनीति के केंद्र क्रेमलिन में एक्शन प्लान विश्व युद्ध का है और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि मौजूदा समय में जारी एक्टिविटी का विश्लेषण है। लेकिन ये विश्लेषण ना तो हथियारों के आधार पर हुआ है और ना ही रूस की आक्रामकता को देखते हुए किया गया है, बल्कि ये विश्लेषण है रूस के अलायंस के साथ जंग में उतरने का। और रूस का साथी भी कोई आम नहीं है, बल्कि बेहद खास है। डरे यूक्रेन के मददगार छिड़ गई थर्ड वर्ल्ड वॉर। जंग में हुई चीन की एंट्री, कम नहीं होगी इन्फेंट्री। यूक्रेन की जंग में जो भी अनुमान था वो अब तक बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन अब अनुमान से एक कदम आगे विश्लेषण है, जिसके सच साबित होने में महज 3 दिन का वक्त लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेमलिन ने ही ये मियाद तय की है और जैसे जैसे क्रेमलिन की रणनीति के मुताबिक सब कुछ होता रहेगा, वैसे वैसे विश्व युद्ध की दिशा में पूरी दुनिया बढ़ने लगेगी। अब सवाल यह है कि यह मियाद तय क्यों की गई है। जवाब समझिए। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रूस के दौरे पर जाएंगे। 20 मार्च को प्रेसिडेंट जिनपिंग मॉस्को पहुंचने वाले हैं। 21 मार्च को जिनपिंग और पुतिन के बीच बैठक होगी और दावा है कि पुतिन जिनपिंग की बैठक में विश्व युद्ध की रूपरेखा पर अंतिम मुहर लगेगी।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस चीन अलायंस के अदावत के मुहाने पर जो है वो एक ही देश है, अमेरिका। यही वजह है कि अमेरिका में इस समय खलबली मची हुई है। इसलिए पुतिन जिनपिंग अलायंस को अमेरिका के नेतृत्व वाली दुनिया ने जंगी मोर्चे पर नई संज्ञा दी। ये संज्ञा है एक्सेस ऑफ ईवल, यानी बुराई की धुरी। लेकिन सवाल यह भी है कि जंग में रूस के गठबंधन को बुराई की धुरी क्यों कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ रूस और चीन तक ही सीमित है, या फिर इस संज्ञा में पश्चिम और अमेरिका कुछ और भी देख रहे हैं? क्रेमलिन में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात का मकसद साफ है। शांति स्थापना के विकल्प करीब करीब खत्म हो चुके हैं और अब जंग को नई दिशा दी जा रही है। इसमें गुप्त रूप से चीन के हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है और अब चीन खुलकर रूस के साथ मिलकर जंग लड़ने को भी तैयार है, जिसमें सहयोगी और भी है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद रूस के अलायंस में शामिल देशों को ही बुराई की धुरी कहा जा रहा है। इसमें चीन तो शामिल है ही, इसके अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी मिलकर विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें प्राथमिक एक्शन जो लिया गया है, पहले उसे समझिए। रूस ने विश्व युद्ध के लिए रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। रूस ने हाइपरसोनिक वेपन्स मेकिंग की गति भी बढ़ा दी है। इसके अलावा अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति भी नए हथियारों से रूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन से रूस को हथियार मिलने शुरू हो गए हैं। विश्व युद्ध के ब्लूप्रिंट पर अंतिम मुहर लगाने जिनपिंग भी मॉस्को पहुंच रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी विश्व युद्ध के लिए सेना तैयार करने का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया में 8 लाख सैनिकों की ब्रिगेड तैयार करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं ईरान से रूस को मिलने वाली मदद डिफेंस डील के रूप में पूरी दुनिया जानती है। यानी नेटो से मुकाबले की तैयारी का स्तर तीसरे विश्व युद्ध में उतरने जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि नेटो के खिलाफ रूस का गठबंधन ताकतवर साबित होगा या नहीं। नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, जी हाँ, लेकिन दूसरे खेमे में रूस और चीन दोनों ताकतवर देश हैं। खास तौर पर तकनीक और हथियारों के मामले में रूस चीन का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हालांकि ये अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट भी जानते हैं, फिर भी इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की तैयारी बताती है कि यूएस के पास कुछ खास सीक्रेट वेपन्स भी हैं। अमेरिका के पास अगर कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं तो विश्व युद्ध टालने के लिए उनका खुलासा होना चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए रूस चीन का गठबंधन फिलहाल सबसे बड़ा दिख रहा है। इसमें सबसे अहम रोल है न्यूक्लियर वॉरहेड होने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। इसके अलावा अमेरिका के लिए संकट का दूसरा नाम किम जोंग उन भी है, जिसने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से 3 गुना ज्यादा मिसाइल्स अमेरिका की दिशा में तैनात की हुई हैं। यानी विश्व युद्ध की सूरत में अमेरिका कमजोर है। इस आकलन को विश्लेषण के दायरे में भी समझिए। अमेरिका के पास 13 लाख सैनिक हैं, चीनी सेना में 20 लाख सैनिक और रूस का दावा है कि उसके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं, जो 11 लाख होने वाले हैं। जबकि आसमानी ताकत में अमेरिका के पास 13,300 एयरक्राफ्ट हैं। इसके मुकाबले चीन के पास 3,200 एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास 4,173। लेकिन सबसे आधुनिक प्लेन रूस और चीन के पास होने का दावा है। बात न्यूक्लियर वॉरहेड की करें तो अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। इसके मुकाबले चीन के पास 350 और रूस के पास 5,977 परमाणु वॉरहेड हैं। वहीं अमेरिका के पास अनुमानित 1,000 से कम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि चीन के पास 400 और रूस के पास 2,000 से ज्यादा टैक्टिकल हथियार हैं।
अब अगर अमेरिका के खेमे में खड़े देशों से भी तुलना की जाए तब भी अकेले रूस चीन से ही मुकाबला कर पाना उन देशों के लिए नामुमकिन दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि अगर रूस चीन के अलायंस ने वर्ल्ड वॉर में एक साथ एंट्री की तो पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन आर्मी का फ्यूल डिपो तबाह किया है। यूक्रेनी फ्यूल डिपो में हुआ है जबरदस्त धमाका। धमाके के बाद कई फीट ऊंचा उठा आग का गुबार। नीप्रो के पास मौजूद था यूक्रेन का ये फ्यूल डिपो। रूस ने शायद एक 136 ड्रोन से किया था ये बड़ा हमला और फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया। देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया दूर तक। रूस ने शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा हमला बोला है यूक्रेन पर। Да иди, говорю, блядь, отсюда. Снимаю. Ебать! अमेरिका के रिपर ड्रोन को ध्वस्त करने के आफ्टर इफेक्ट नजर आने लगे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ आसमान और जमीन पर मोर्चेबंदी पहले से ज्यादा घातक कर दी है। अमेरिकी वायुसेना ने ब्लैक सी में गश्त बढ़ा दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। यानी अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन भविष्य में सीधे मॉस्को पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने ठान लिया है कि अपने ड्रोन का बदला पुतिन से लेकर रहेंगे। वो इसके लिए यूक्रेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस और अमेरिका में सीधा टकराव शुरू हो चुका है, लेकिन मॉस्को पर हमला हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच एटमी वॉर छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब रूस अमेरिका युद्ध में बदल चुका है। दो सुपर पावर्स का टकराव कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ये जंग पुतिन के आत्मसम्मान का सवाल है तो अब बाइडेन के लिए अमेरिका के अभिमान का सवाल बन गई है। बाइडेन ने हट बांध ली है कि अब रूस को भी मिसाइलों की बरसात झेलनी होगी। क्योंकि रूस ने अमेरिका के प्रभुत्व को चोट पहुंचाई है, उसके सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है। चौदह मार्च की सुबह ब्लैक सी के ऊपर रूस ने सिर्फ अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को नहीं गिराया था, बल्कि अमेरिका के पूरे समरतंत्र को चुनौती दी थी। 14 मार्च की सुबह रूसी फाइटर जेट के पायलट्स ने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया। उसके नीचे गुजरते हुए फ्यूल डंप किया और प्रोपेलर को तबाह करके समंदर में गिरा दिया। यह अमेरिका की सुप्रीम तकनीक पर सीधा प्रहार था। यह अमेरिका के अभिमान पर चोट थी और रूस इसे अपनी विजय के तौर पर देख रहा है। ड्रोन गिराने वाले पायलट्स को रूस का राजकीय सम्मान दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इसका ऐलान किया है। पहले ड्रोन को तबाह करना और उस तबाही को रूस के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर स्थापित करना, रूस का ये कदम बाइडेन को बहुत चुभा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ड्रोन का बदला लेने का मन बना लिया है और इसके लिए वो यूक्रेन का इस्तेमाल करेंगे। बाइडेन यूक्रेन के जरिए मॉस्को तक प्रहार करेंगे, साथ ही रूस के शक्तिशाली ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर भी अटैक करने का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन बाइडेन ये कहकर इस मांग को ठुकराते रहे कि इससे रूस अमेरिका का सीधा टकराव हो जाएगा। 14 मार्च को सीधा टकराव हो चुका है और इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन की मांग पर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम देने वाला है। इसे ड्रोन का बदला माना जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के सबसे अहम शहरों पर हमले करेगा।
अमेरिका को डर यह भी था कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके रूस तकनीक चुरा लेगा, लेकिन उसकी सबसे अहम ड्रोन तकनीक तो अब रूस के हाथ लग चुकी है। तो मिसाइल भेजने में कैसा डर? अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है तो स्लोवाकिया 13 MiG-29 फाइटर जेट दे रहा। यूक्रेन लंबे समय से फाइटर जेट की मांग कर रहा था। हालांकि रूस ने स्लोवाकिया के फैसले पर विरोध जताया है। स्लोवाकिया में रूसी राजदूत ने कहा है कि रूस में बने हथियार यूक्रेन को देना कानूनी तौर पर गलत है। ये सब अमेरिका का ड्रोन गिराने का साइड इफेक्ट है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने वो हथियार यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए हैं जिनसे युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का डर था। ये संकेत है कि अमेरिका ने अब रूस के विनाश की हद ठान ली है। इसका एक संकेत है रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर अमेरिका का खतरा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन ब्लैक सी में मंडरा रहा है। अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन ब्लैक सी में स्पेशल ऑपरेशन पर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये रूसी तट से सिर्फ 150 किलोमीटर है, जबकि रूस ने MQ-9 रीपर ड्रोन को तट से 180 किलोमीटर दूर मार गिराया था। ब्लैक सी में रूस का नेवी बेड़ा मौजूद है, जहां से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब अमेरिका का टारगेट रूस का नेवल फ्लीट बन गया है। Ответственные сектора стрельбы могли. रूस भी इस खतरे को समझ रहा है और उसने स्पेशल एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ब्रिटिश जर्मन एयरफोर्स ने बाल्टिक सागर में रूस के 4 एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए हैं। ये उन्हीं एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में जर्मनी का यूरो फाइटर और रूस का Tu-134 एकदम करीब नजर आ रहे हैं। इस एक और तस्वीर में जर्मनी का यूरो फाइटर रूस के कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन को खदेड़ता दिख रहा है। रूस के ये विमान बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो वायु सीमा के नजदीक मंडरा रहे थे। बाइडेन का ड्रोन गिराने के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी। सागर से जमीन तक खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अगर अमेरिकी हथियारों से रूस पर अटैक हुआ तो जंग कुछ ही मिनटों में न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सोवियत संघ के विघटन से पहले यूएसएसआर ने जैसी बारूदी नुमाइश आर्कटिक में की थी, उससे भी कई गुना ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक ट्रेलर अब पुतिन दुनिया को दिखाने वाले हैं। रशियन नेवी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जल्द ही आर्कटिक रीजन में रूस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के जरिए वॉली फायर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेगा, वो भी 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में। मगर क्यों? जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, टेंशन अमेरिका के साथ ब्लैक सी में है। ऐसे में अचानक ही आर्कटिक रीजन रूस के लिए एपिसेंटर क्यों बना? क्यों पुतिन 32 साल बाद इस बर्फिस्तान में महाविस्फोट की तैयारी कर रहे हैं? क्या महाशक्तियों का नेक्स्ट टारगेट प्रचंड वॉर @ आर्कटिक है? तीस साल बाद बर्फिस्तान में फिर से बारूदी कोहराम मचने वाला है। एक साथ 16 मिसाइलों से महाविस्फोट होने वाला है। और जानते हैं आर्कटिक के समंदर में बवंडर कौन मचाएगा? महाबली रूस का साइलेंट किलर यानी सबमरीन। जिस वक्त यूएसएसआर और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चरम पर था, उसी दौरान सोवियत संघ ने आर्कटिक में वॉली बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था।
यकीन ना हो तो 3 दशक पुराने इस वीडियो को देखिए। 6 अगस्त 1991, आर्कटिक सागर। बर्फीले समंदर के बीचों बीच रूसी नौसेना की डेल्टा 4 क्लास सबमरीन K407 मोर्चा संभाल चुकी थी। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से इशारा हुआ, महज 3 मिनट 44 सेकंड के भीतर ताबड़तोड़ अंदाज में 16R 29RM मिसाइलें दागी गईं। आर्कटिक रीजन में यूएसएसआर के इस मिसाइल ट्रेलर ने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए थे, क्योंकि इस बारूदी नुमाइश के साथ ही यूएसएसआर ने खुद को बर्फीले वॉर जोन का बाहुबली साबित कर दिया था। लेकिन 32 साल बाद फिर से पुतिन के अदृश्य हत्यारे इससे भी ज्यादा भयावह मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी डिफेंस ने किया है। आखिर क्या, यह भी जान लीजिए। मसलन रूसी न्यूक्लियर सबमरीन आर्कटिक में पोली फायर टेस्ट करेगी, जिसमें एटमी पनडुब्बी के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाएंगी। इस ड्रिल में 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को आर्कटिक से दागा जाएगा। अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच ड्रोन क्रैश कांड के चलते अमेरिका से तनातनी के बीच रूसी नौसेना आर्कटिक में वोली फायर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट क्यों कर रही है? क्यों बर्फीले वॉर जोन में अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश कर रही है? तो उसकी वजह है आर्कटिक रीजन में अमेरिका की मौजूदगी। कनाडा के साथ आर्कटिक में हो रही अमेरिका की जॉइंट ड्रिल। बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचने के आसार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रूस का नेटो और अमेरिका से तनाव बढ़ा है और उसने आर्कटिक रीजन में अपने न्यूक्लियर अड्डे और सैन्य अड्डों को एक्टिवेट कर दिया है। तो रूस के आक्रामक तेवरों को भांपते हुए अमेरिका ने भी आर्कटिक इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। आर्कटिक रीजन में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, आर्कटिक में कनाडा और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि आर्कटिक में अमेरिका का दबदबा बढ़े। और इसकी वजह क्या है, आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर रूस थोड़ा अग्रेसिव है। मगर आर्कटिक में अमेरिका और नेटो देशों की मौजूदगी से भी तनातनी बढ़ी है। बस इसी वजह के चलते रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक के इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में रूस ने 50 सैन्य अड्डों को फिर से एक्टिवेट किया है। ये सैन्य अड्डे यूएसएसआर के दौर से आर्कटिक में मौजूद थे। रूसी डिफेंस ने 10 रेडार स्टेशन को भी अपग्रेड किया है। आर्कटिक के पास MiG-31 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया है। रूसी युद्धपोतों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। और इसी बीच रूस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के जरिए वोली फायर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट भी करने वाला है। लेकिन रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिका की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल सुपर पावर अमेरिका ने आर्कटिक रीजन में B-52 बॉम्बर तैनात कर रखा है। अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक वार्निंग रेडार स्टेशन बना रहा है। अलास्का में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा है। नॉर्वे ने यूएस को अपने इलाके में सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी है। अमेरिका के 6 जंगी जहाज आर्कटिक के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यानी अमेरिका ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। बाइडेन इस इलाके में रूस को घेरने का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच
चीन भी आर्कटिक रीजन में अपनी विस्तारवादी सोच को परवान दे रहा है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? आर्कटिक के गर्भ में मौजूद अकूत खजाना। आपको बता दें, रूस, अमेरिका हो या फिर चीन, इन तीनों देशों की नजर आर्कटिक के खजाने और समुद्री मार्ग पर है। ये रास्ता बर्फ पिघलने के बाद ही दुनिया के सामने आएगा। आर्कटिक उन चुनिंदा इलाकों में है जिसका दोहन नहीं हुआ है। आर्कटिक में करीब $50 ट्रिलियन का तेल और गैस मौजूद है। यूरेनियम और प्लैटिनम जैसे खनिज भी आर्कटिक में मौजूद है। यानी आर्कटिक बर्फ से ढकी कोई बंजर जमीन नहीं, बल्कि ऐसा इकोनॉमिक जोन है जहां दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। बस इसी अकूत खजाने के लिए आर्कटिक पर कब्जे की कवायद चल रही है। ऐसे में अगर बर्फीली जमीन पर वॉर का आगाज हुआ तो इसके 3 किरदार होंगे। वो हैं अमेरिका, रूस और चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि यूक्रेन पर रूसी सेना ने एक और बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ठिकानों पर दागी है दर्जनों मिसाइलें। यूक्रेनी ठिकानों पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। हमले में यूक्रेन की कई हॉवित्जर और टैंक तबाह होने का दावा किया जा रहा है। आज क्रीमिया विजय की सालगिरह है। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया जाकर अमेरिका और नेटो को खुली चेतावनी दी। पुतिन ने क्रीमिया जाकर यह ऐलान कर दिया कि रूस के लिए क्रीमिया सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसकी आन बान और शान है। अगर इस पर किसी भी तरह की आंच आएगी तो रूस कई नेटो देशों को बर्बाद कर देगा। सबसे पहले तबाह होगा पोलैंड। सवाल यह है कि आखिर क्यों? पुतिन पोलैंड को क्यों खत्म करने वाले हैं? सबसे बड़ी एटमी आग अब भड़कने वाली है। विनाश का महाविस्फोट अब होने वाला है। ये परमाणु धमाका पोलैंड में होने वाला है। पुतिन के सब्र की सीमा टूट चुकी है। अब वो पोलैंड पर महाप्रहार करने वाले हैं। ये तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। पुतिन अचानक क्रीमिया पहुंच गए और इसी के साथ एटमी वॉर का ऐलान हो गया। पुतिन ने न सिर्फ क्रीमिया में हालात का खुद जायजा लिया, बल्कि संदेश दिया कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो कई नेटो देश एक साथ खत्म हो जाएंगे और सबसे पहले खत्म होगा पोलैंड। वही पोलैंड जो रूस के खिलाफ हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड वो देश है जो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार जंग की ज्वाला को भड़का रहा है। पोलैंड वही देश है जो यूक्रेन के लिए लगातार मिलिट्री मदद भेज रहा है। नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, जी हाँ, लेकिन दूसरे खेमे में रूस और चीन दोनों ताकतवर देश हैं। खास तौर पर तकनीक और हथियारों के मामले में रूस चीन का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हालांकि ये अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट भी जानते हैं, फिर भी इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की तैयारी बताती है कि यूएस के पास कुछ खास सीक्रेट वेपन्स भी हैं। इस वक्त 2 जगहों पर बारूदी और विनाशक हलचल है। इन दोनों जगहों का नाम है क्रीमिया और कैलिनिनग्राड। इन दोनों जगहों पर रूस का ही राज है। क्रीमिया यूक्रेन से सटा हुआ है, जबकि कैलिनिनग्राड पोलैंड से। कैलिनिनग्राड को रूस का फ्रंट गेट कहा जाता है, यानी मेन दरवाजा। अब यहीं पर पोलैंड हाइमर्स की बटालियन तैनात करने जा रहा है। वही पोलैंड जो नेटो का सदस्य है, वही नेटो जिससे पुतिन बहुत चिढ़े हुए हैं। पुतिन के इशारे पर रूसी सेना ने ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन को ढेर कर दिया।
इससे नाराज बाइडेन ने रूस को घेरने का आदेश दे दिया। इसी आदेश के तहत पोलैंड कैलिनिनग्राड से लगने वाली अपनी सीमा पर हाइमार्स तैनात करने जा रहा है, यानी नेटो का हथियार रूस के बॉर्डर पर तैनात होने जा रहा है। इसी बात से पुतिन भड़क गए। बाइडेन ने पुतिन को धमकाने की कोशिश की तो उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पर विनाशक मिसाइलों का जखीरा भेजने का हुक्म दे दिया और इस तरह एटमी वॉर की पटकथा लिख गई। मतलब ये कि पोलैंड पर एक तरफ अमेरिका के हथियार होंगे तो दूसरी तरफ कालिनिनग्राड बॉर्डर पर रूसी मिसाइलें तैनात होंगी। मतलब सीधा है कि दोनों देशों के बीच विध्वंसक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। नेटो एक तरफ रूस को पोलैंड और रोमानिया फ्रंट से घेर रहा है तो दूसरी तरफ क्रीमिया पर बड़े हमले की फिराक में है। क्रीमिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ही पेंटागन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है, यानी अमेरिका के आदेश पर अमेरिकी हथियार से ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया को तबाह करने वाली है। क्रीमिया पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, ये पुतिन को पता है। इसीलिए उन्होंने पहले क्रीमिया की सिक्योरिटी को बढ़ाने का फैसला किया, फिर खुद क्रीमिया पहुंच गए। पुतिन का ये कदम बता रहा है कि क्रीमिया रूस के लिए कितना अहम है। पुतिन ने क्रीमिया पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर क्रीमिया पर हमले का दुस्साहस हुआ तो रूस एटमी हाहाकार मचाने में देर नहीं करेगा। Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы. पुतिन के शब्द, उनके तेवर, उनके इरादे घोषणा कर रहे हैं कि अगर क्रीमिया पर अटैक हुआ तो पुतिन परमाणु जलजला लाएंगे। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो पोलैंड का खात्मा हो जाएगा। महाविनाश के लिए अगर बाइडेन तैयार हैं तो पुतिन भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी वक्त महाविनाश का बिगुल बज सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि मॉस्को से मिल रहे विध्वंसक संकेत हैं। खास बात यह है कि सब कुछ खुलेआम किया जा रहा है, यानी रूस को लेकर जो आशंका अब तक दुनिया को डरा रही थी वो सच होती जा रही है, जिसमें खौफ का एक नया अध्याय जुड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक फैसले ने कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। But I think it makes a very strong point. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. And determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. बाइडेन, ज़ेलेंस्की और पियोटर हॉफमंस्की को सुना आपने। टारगेट पर पुतिन है। अब अगर रत्ती भर भी शंका है तो उसे दूर कर लीजिए। अब मॉस्को से आने वाली एटमी धमकियां कभी भी सच साबित हो सकती हैं। और फिर सुन लीजिए। But I think it makes a very strong point. यकीन कर लीजिए कि शंका आशंका अंदेशों का दौर बीत चुका है। दुनिया पर एटमी युद्ध का खतरा सीरियस, बहुत ही सीरियस हो चुका है। तेरह महीने से यूरोप की चौखट पर जो बारूद बरस रहा है उसका अंतिम सत्य यही है। पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक डेवलपमेंट को देखकर अब दुनिया मान चुकी है और जान चुकी है
कि न्यूक्लियर वॉर की बातें हवा हवाई नहीं है। क्योंकि मॉस्को में मीटिंग का दौर चल रहा है, क्रेमलिन में नई रणनीति बन रही है। यूक्रेन जंग के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। पुतिन को गिरफ्तार करने का फरमान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। आईसीसी के प्रेसिडेंट पियोटर हॉफमंस्की भी तुरंत मीडिया के सामने आए और खबर की पुष्टि की। This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined. वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि पुतिन पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। पुतिन पर यूक्रेन में वॉर ऑफ क्राइम का आरोप साबित हुआ है। पुतिन ने लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर किया। मजबूरन यूक्रेन छोड़ने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। यही नहीं, यूक्रेनी बच्चे अवैध रूप से रूस ले जाए गए। उन बच्चों को जबरदस्ती रूस में रखा गया। पुतिन की सेना यूक्रेनी लोगों को भी जबरदस्ती रूस ले गई। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा गया। यूक्रेन में ये अपराध 24 फरवरी 2022 से हो रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के पीछे की वजह ये वीडियो है, जिसमें पुतिन के साथ रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा बेलोवा मौजूद है और वो मारियोपोल के एक बच्चे फिलिप को गैर कानूनी तरीके से रूस ले जाने और गोद लेने की बात कर रही है। कोर्ट ने पुतिन के साथी मारिया लवोवा बेलोवा के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले ने पुतिन को भड़का दिया है? क्या पुतिन बदला लेने के लिए वाकई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब बाइडेन और ज़ेलेंस्की की वो प्रतिक्रिया है जिसमें वो फैसले को पुतिन की तबाही का काउंटडाउन मान रहे हैं। Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінал. अब ये रिएक्शन पुतिन को यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और दुनिया रूस की सरेआम होती किरकिरी का तमाशा देख रही है। इसीलिए पुतिन बौखलाए हुए हैं। ऐसे में रूस ने कहा है कि आईसीसी का फैसला अपमानजनक और अस्वीकार्य है। कानूनी रूप से हमारे लिए आईसीसी का फैसला अवैध है। रूस आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। ये सच है कि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों को नहीं मानता। रूस ने आईसीसी की स्थापना के वक्त सदस्य होने के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। लेकिन क्या कहानी इतनी भर ही है? आखिर इस वारंट का क्या मतलब है? क्या सच में पुतिन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? इस मामले में आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। आईसीसी के पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है। आईसीसी सिर्फ सदस्य देशों में अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। आईसीसी की स्थापना के वक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश ही सिर्फ सदस्य हैं। रूस ने आईसीसी के समझौते पर साइन नहीं किए थे, इसलिए पुतिन का अरेस्ट नामुमकिन है। लेकिन अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं। आईसीसी कोर्ट अपने सदस्य देशों पर दबाव बना सकती है। ऐसे में पुतिन की यात्राओं पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस पलटवार भी करेगा। फिर अभी यूरोप की चौखट पर जो एटमी दहशत है वो रूस और यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए विनाशक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज तोशाखाना गबन मामले में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। लाहौर से इमरान का काफिला निकला और उनके घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। इमरान के घर के अंदर पुलिस घुसी तो कई गैर कानूनी चीजें मिलने का दावा किया गया। पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को कई राउंड की फायरिंग भी करनी पड़ी। इस्लामाबाद में इमरान और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे दिन पाकिस्तान में हिंसा और घमासान जारी रहा। हालांकि शाम को इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान का गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया, लेकिन चिंगारी अभी बुझी नहीं है। इमरान खान, इमरान खान।
अस्थिरता, बर्बाद अर्थव्यवस्था तो पाकिस्तान में स्थायी है, लेकिन अब राजनीतिक हिंसा भी स्थायी हो गई है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच छिड़ी राजनीतिक दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है कि पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। अठारह मार्च को तोशाखाना गबन मामले में इमरान खान की इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी हुई। उनके काफिले को कोर्ट जाने से पहले इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर ही रोक दिया गया। इमरान खान इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और लाहौर के जमा पार्क वाले उनके घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने बुलडोजर से इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर में घुस गई। पुलिस ने दावा किया कि इमरान खान के घर से पेट्रोल बम मिले हैं। पुलिस टीम के जवानों के हाथ पेट्रोल बम की बोतलें भी नजर आईं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पेट्रोल बम का वीडियो भी ट्वीट किया। पुलिस इमरान के घर में घुसी और समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी। इमरान के सपोर्टर पुलिस पर हमला करने लगे। पुलिस ने इमरान के समर्थकों पर लाठी चार्ज किया। हालात संभालने के लिए फायरिंग भी की। इमरान के घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग की गई। समर्थकों ने गुलेल से पुलिस पर पत्थर फेंके। हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इमरान के घर से पुलिस को 16 राइफल भी मिली। पुलिस ने इमरान के घर में कई गैर कानूनी असलहे जब्त करने का दावा किया है। हालांकि इमरान की बहन का दावा है कि पुलिस बिना वारंट घर में घुस गई। चारों ने क्या किया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पुलिस इकट्ठी हो रही है। तो जब यहाँ आए तो ये गेट के सामने मैंने इनको पूछा, मैं क्या हमारा घर है, बताइए सर्च वारंट दे। इन्होंने तो एक खून उतरा हुआ था उनकी आंखों में, धक्के बक्के दे के उन्होंने तो देख लिया। वो बाकी सब आपके सामने। मैं सर्च वारंट पूछती रही, आप सर्च वारंट के बगैर नहीं जा सकते अंदर। उन्होंने परवाह नहीं किया। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान के बारे में सनसनीखेज दावा किया। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने घर के अंदर बंकर बना रखा है। बंकर के अंदर बम और बारूद बरामद हुआ है। इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए बंकर में छिपे हुए थे। इस्लामाबाद में पेशी के लिए पहुंचे इमरान खान ने दावा किया कि पुलिस उनके ही घर नहीं घुसी, बल्कि पत्नी बुशरा खान के घर में भी जबरन घुस गई। ये सब लंदन में बैठे नवाज शरीफ के इशारे पर किया जा रहा है। अदालत में पेश करना मकसद ये था कि मुझे जेल में डालो। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। तोशाखाना गबन मामले में इमरान की गिरफ्तारी की कोशिश 4 दिन से जारी है। लाहौर वाले घर के आसपास पुलिस ने बड़ी मोर्चेबंदी कर रखी है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पुलिस के हत्थे आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 18 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे रखी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए समर्थक उनके घर के बाहर जमा है। जैसे ही पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, हिंसा भड़क जाती है। 15 मार्च से पाकिस्तान में हिंसा के हालात बने हुए हैं। इमरान की गिरफ्तारी रोकने के लिए जितनी हिंसा भड़क रही है, उससे कहीं बड़े पैमाने पर आग तब भड़केगी जब इमरान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इमरान की गिरफ्तारी से पहले तो पाकिस्तान सुलग ही रहा है। गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क का जलना तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिमिया में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन आर्मी का पूरा कैंप तबाह कर दिया है। रूस ने UR-77 से किया है सटीक हमला। हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे जाने की खबर है। पुतिन और बाइडेन में जमीन पर ही महायुद्ध नहीं छिड़ने वाला है। दोनों महाशक्तियों के बीच अंतरिक्ष में युद्ध होने जा रहा है। रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ स्पेस वॉर की तैयारी कर ली है। दोनों देश सीक्रेट स्पेस मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। यह मिशन क्या है, क्यों है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी स्पेस में बाइडेन के सूचना तंत्र को ध्वस्त करने वाली है? जल, थल और नभ, हर जगह, हर मोर्चे पर, हर मैदान में पुतिन बाइडेन को परास्त कर देना चाहते हैं। यहां तक कि अंतरिक्ष में भी। रूस स्पेस में भी अमेरिका की बादशाहत को धराशायी करने जा रहा है। इस बात का प्रमाण तब मिला जब रूस के उस रहस्यमयी सैटेलाइट का पता चला जिसे मॉस्को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, सोयूज 2.1V। यही नाम है रूस के सबसे सीक्रेट और रहस्यमयी सैटेलाइट का। इसके बारे में बस इतना ही पता है, इसका नाम। रूस इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में क्यों छोड़ रहा है, इसका मिशन क्या है, काम क्या है, ये सब गुप्त और अज्ञात है। सिर्फ पुतिन ही नहीं, बल्कि उनके दोस्त जिनपिंग भी ऐसे ही रहस्यमयी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। चीन के इस सैटेलाइट के बारे में भी कुछ नहीं पता, यहां तक कि इसका नाम भी सामने नहीं आया है। रूस और चीन सीक्रेट स्पेस मिशन में उस वक्त जुटे हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को जाने वाले हैं। यहां पुतिन और जिनपिंग में मुलाकात और बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में स्पेस मिशन को लेकर भी रणनीति बनेगी और फिर दोनों देश एक साथ अपने गुप्त सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। सवाल यह है कि आखिर रूस और चीन ने अपने सैटेलाइट को इतना सीक्रेट क्यों रखा है? इसके पीछे पुतिन और जिनपिंग का कोई बड़ा और विध्वंसक प्लान है? इन सवालों का सही और सटीक जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन आशंका है कि रूस और चीन के दोनों सैटेलाइट अमेरिकी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ध्वस्त करने जा रहे हैं। पुतिन उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को तबाह कर सकते हैं जिसके जरिए अमेरिका युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसके जरिए यूक्रेनी सेना को रूस और रूसी सेना के मिशन के बारे में अमेरिका जानकारियां मुहैया करवाता है। अगर अमेरिका सूचना नहीं दे रहा होता तो यूक्रेन कब का परास्त हो चुका होता। अमेरिका के इसी कदम से पुतिन खफा है। संभव है कि वो अमेरिका के खिलाफ स्पेस वॉर छेड़ दें। रूस अंतरिक्ष में सीक्रेट मिशन चलाकर अमेरिकी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। इसके बाद अमेरिका का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम नष्ट हो जाएगा, अमेरिका लाचार हो जाएगा। इसके बाद पुतिन के लिए यूक्रेन जीतना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत को लेकर ब्रिटेन की एक रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया जानती है कि रूस बाखमुत को करीब करीब जीत चुका है, लेकिन ब्रिटेन का दावा है कि तबाही यूक्रेन की नहीं बल्कि रूसी फौज की हुई है। दुनिया इसी रिपोर्ट पर हैरान है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ब्रिटेन का ये ऐलान सच है या वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।
1 किलोमीटर पर 800 कुर्बानी, सच या मनगढ़ंत कहानी? हर मीटर पर मौत, बाखमुत में खौफ। यूक्रेन का काउंटर कदम, 30,000 रूसी खत्म। ये बाखमुत की लड़ाई है, वो जंग जो हर बीतते दिन के साथ भीषण और विध्वंसक होती जा रही है। बाखमुत पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां ऐसा बारूदी बवंडर उठा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। जान बचाने के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। अब पूरा का पूरा शहर वीरान है। ये बाखमुत का वही युद्ध है जहां यूक्रेनी फोर्स के पांव उखड़ चुके हैं। अब यहां रूसी फौज का प्रभुत्व है।